बाबा सिद्दीकी की हत्या से पूरा देश परेशान है। उज्जैन में भी आरोपी की तलाश की जा रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उज्जैन पहुंची है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो। सीधे मुद्दे की बात। हर दिन आपको बताता हूं देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो कौन सी खबर है जो 8 से 9 आप देख लेंगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 से 9 आज भी आपको वो तमाम खबरें दिखाऊंगा जो आप देखना, सुनना, समझना चाहते हैं। और हां, एक बात और बता दूं, बहुत से टीवी चैनल अब खबरों पर लौट रहे हैं। जो बहस करते थे उन्हें जनहित की खबर दिखानी पड़ रही है। ये विस्तार न्यूज की एक मुहिम है आपकी खबर दिखाने की, जो हमने कसम खाई है कि केवल आपकी बात करेंगे। धीरे धीरे बहुत से लोग हमारे इस मुहिम का पालन कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत आज बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। 2 आरोपी पकड़े गए हैं। बाकी की तलाश में पूरे देश में छापेमारी चल रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उज्जैन भी पहुंची। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, क्या खबर है सब कुछ दिखाएंगे। दूसरी खबर में बात करेंगे बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी ने बोला, अब प्रधानमंत्री से लेकर मोहन भागवत तक हिंदुओं को एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। इस बयान के पीछे असल वजह क्या है, जानना चाहते हैं? बने रहिएगा, सब कुछ विस्तार से दिखाएंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे बहराइच हिंसा की। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प हुई। बवाल इतना बढ़ गया कि एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद हिंसा की आग में पूरा बहराइच जल रहा है। घर, दुकान, अस्पताल में आग लगा दी गई है। एक तस्वीर विस्तार से दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे। जुड़े रहिएगा। चौथी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश उपचुनाव की। आज भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई है, विस्तार से बात करेंगे। 5वीं खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। आज हिंसा की आग में छत्तीसगढ़ का सूरजपुर भी जल उठा। डबल मर्डर को लेकर जिले भर में आक्रोश है। आरोपी के घर को तोड़ दिया गया। एसडीएम की पिटाई हुई है। पूरी खबर बताएंगे। 6वीं खबर में बात करेंगे गैंगस्टर अमन साहू की। रायपुर में खुलेआम फायरिंग कर लोगों को डराने वाला गैंगस्टर अब पुलिस की गिरफ्त में है। शहर में दहशत फैलाने वाला अब जेल की सलाखों के पीछे। पहले डराया था, अब खुद डरा हुआ है। 7वीं खबर में बात करेंगे दुश्मनी, दोस्ती और फिर इंतकाम की। जबलपुर में बदला लेने के लिए एक शख्स ने एक युवक से दोस्ती की और फिर जान ले ली। 8वीं खबर में बात देश के रक्षक की करेंगे। देश का रक्षक परेशान है तो आपका अपना चैनल भी परेशान है। क्यों परेशान है, जुड़े रहिएगा, विस्तार से दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। और पहली खबर, बाबा सिद्दीकी की हत्या का मध्य प्रदेश कनेक्शन और मध्य प्रदेश में क्यों मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम डेरा डाले हुए है। मध्य प्रदेश में उज्जैन पहुंचकर मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम क्यों डेरा डाले हुए हैं, जानना चाहते हैं? सब कुछ बता देता हूं विस्तार से। आज सबसे पहले बात उसी खबर की करेंगे जो पिछले 3 दिनों से सुर्खियों में। खबर है बाबा सिद्दीकी की हत्या की, और बाबा सिद्दीकी की हत्या का मध्य प्रदेश कनेक्शन भी निकल कर आ गया है। इसलिए आज 2 दिन बाद भी इस खबर पर बात करना जरूरी है। सबसे पहले आपको जल्दी से बाबा सिद्दीकी की हत्या का घटनाक्रम समझा देता हूं, सब कुछ विस्तार से बता देता हूं। 12 अक्टूबर की देर शाम जब पूरा देश दशहरे का जश्न मना रहा था, तभी रात करीब 9:30 बजे खबर आई कि मुंबई में एनसीपी के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई है। आनन फानन में बाबा सिद्दीकी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी थी और अचानक हुए इस हमले ने मुंबई समेत पूरे देश को सदमे में ला दिया। सवाल एक ही था जो पूरा देश जानना चाहता था कि बाबा सिद्दीकी को किसने और क्यों मारा, और कैसे वाई कैटेगरी जैसी हाई सिक्योरिटी के बावजूद इतनी आसानी से बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। मुंबई पुलिस ने हत्या की वारदात में शामिल 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक आरोपी गुरमेल हरियाणा का रहने वाला है, वहीं दूसरा आरोपी धर्मराज यूपी का रहने वाला है। हत्या में शामिल तीसरा आरोपी शिव कुमार अभी भी फरार है, और यही तीसरा आरोपी जो फरार है उसकी तलाश के लिए महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में डेरा डाल दिया। क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम ने रविवार सुबह से ही उज्जैन में सर्च ऑपरेशन चला रखा है। मुंबई पुलिस और उज्जैन पुलिस संयुक्त ऑपरेशन चला रही है। क्राइम ब्रांच को पूछताछ में उज्जैन के किसी संदिग्ध के हाथ होने का इनपुट मिला है। आपको बता दूं कि जब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ था, उस समय भी एनआईए ने उज्जैन के नागदा में रेड मारी थी और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उज्जैन से हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी ने कुछ भेजा है,
देख लीजिए, खबर को समझने में आसानी होगी। संतोष कृष्णानी की ये जमीनी रिपोर्ट देखिए, दिखाई। मुंबई क्राइम ब्रांच 2 दिन से उज्जैन महाकाल की नगरी में डेरा जमाए हुआ है, क्योंकि संदिग्ध जो फरार हुआ है उसमें इनपुट मिला था कि उज्जैन में छुपा हुआ, उसको लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। और आप देख सकते हैं क्राइम ब्रांच की जो टीम है, BDS की जो टीम है, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर चेकिंग अभियान चलाई जा रहा है और जो संदिग्ध है उनके ऊपर निगरानी भी रखे, उनका दस्तावेज भी चेकिंग किया जा रहा है। पूरे हथियारों से लेस यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार संदिग्ध आरोपी फरार हुआ है उसको लेकर यहाँ पर सख्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। BDS की टीम में इसमें शामिल है, क्राइम ब्रांच की टीम है और उस संदिग्ध आरोपी को ढूंढने में जगह जगह यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है, चेकिंग अभियान चला रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार मुंबई क्राइम ब्रांच का जो इनपुट था कि उज्जैन और ओमकारेश्वर में आकर छुपा है, तो कहीं उसी की तलाश में यहाँ पर पूरी तरह रेलवे स्टेशन के बाद बस स्टैंड और यहाँ पर दुकानों पर और लॉज और रेस्टोरेंट में भी छापेमार कार्रवाई की जा रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के 28 घंटे बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी ली। लॉरेंस गैंग के कथित सदस्य ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सलमान खान और दाऊद के मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। बस इसी पोस्ट के बाद पूरी कहानी घूमकर बाबा सिद्दीकी से सलमान खान की तरफ आ जाती है। इन तीनों का आपसी कनेक्शन समझ लीजिए, सब कुछ विस्तार से बता रहा हूं तो यह भी जान लीजिए। एनसीपी अजित गुट के नेता बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी माने जाते थे। सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की दोस्ती हर ईद की इफ्तार पार्टी में देखने को मिलती थी। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी पूरे महाराष्ट्र में मशहूर थी। हर साल इफ्तार पार्टी में पूरा बॉलीवुड शिरकत करता था। बाबा सिद्दीकी के पास दौलत और शोहरत सब था। मुंबई में बॉलीवुड हो या राजनीति, हर किसी से सिद्दीकी के संबंध अच्छे थे। कहा जाता है कि लंबे समय बाद सलमान और शाहरुख की दोस्ती भी बाबा सिद्दीकी ने ही कराई थी। बाबा सिद्दीकी ने ही कराई थी। लॉरेंस बिश्नोई जो अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, देखते जाइएगा सब कुछ विस्तार से, इतने विस्तार से आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सब डिटेल दिखा रहा हूं। जो साबरमती जेल में बंद है और कथित तौर पर ऐसा कहा जाता है कि लॉरेंस जेल से ही अपनी गैंग चलाता है और लॉरेंस की गैंग में करीब 500 शूटर हैं। कितने? 500 शूटर हैं। काला हिरण शिकार मामले के बाद ही लॉरेंस बिश्नोई लगातार सलमान खान को मारने की बात कर चुका है और ऐसा दावा है कि इस मामले में भी लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी को सलमान खान का करीबी होने की वजह से ही अपना निशाना बनाया है। घटना के बाद सलमान खान के घर की सुरक्षा तो बढ़ा दी गई है। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की अदावत नई नहीं है। जब सलमान खान पर काला हिरण का शिकार करने के आरोप लगे थे, तभी से लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की बात कहना शुरू कर दी, क्योंकि बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है और लॉरेंस बिश्नोई भी इसी समाज से आता है। समझ गया? पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। बिश्नोई गैंग की तरफ से किए गए फेसबुक पोस्ट की जांच भी पुलिस कर रही है, लेकिन फेसबुक पोस्ट ने अंडरवर्ल्ड का नाम भी इस पूरे केस में ला दिया है, क्योंकि फेसबुक पोस्ट में यह भी लिखा गया है कि दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। अब दाऊद की मदद कौन कर रहा है, यह तो पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन इस पोस्ट ने लॉरेंस बिश्नोई और अंडरवर्ल्ड के बीच की दुश्मनी और वर्चस्व की लड़ाई को फिर से जन्म दे दिया है, क्योंकि दाऊद और लॉरेंस बिश्नोई पहले भी एक दूसरे को धमकी देते रहे। आप समझ रहे हैं? उज्जैन में क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश कनेक्शन उज्जैन में क्या स्थिति है? उज्जैन से जुड़ेंगे हमारे साथ संतोष कृष्णानी, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरे सहयोगी अमर सिंह दिखाई दे रहे हैं, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और जो भी मुंबई दिल्ली क्राइम ब्रांच का अपडेट आ रहा है उसको एक तरीके से सजा रहे हैं, बता रहे हैं और दर्शकों को विस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं संतोष आपके पास आना चाहता हूं और संतोष के पास इसलिए जाना चाहता हूं कि संतोष, जो आपने रिपोर्ट भेजी है, विस्तृत रिपोर्ट भेजी है, ग्राउंड से भेजी है, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम को भी दिखाया है, उज्जैन पुलिस को भी दिखाया। अभी क्या स्थिति है? क्राइम ब्रांच की टीम क्या कर रही है और क्या कोई सुराग मिला जिसको पकड़ने आई है? संतोष।
बिल्कुल ज्ञानन, अभी तक कोई सुराग तो हाथ नहीं लगा, लेकिन पुलिस की पैनी निगाह बनी हुई, क्राइम ब्रांच की पैनी निगाह बनी हुई है। जगह जगह पर इस प्रकार छापेमार कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि महाकाल लोक बनने के बाद यहाँ पर हजारों की तादाद में लॉज है, होटल है, रेस्टोरेंट्स है, बड़ी बड़ी होटलें, वहाँ पर भी सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास सूचना आई थी, तभी तत्काल हमने रेलवे स्टेशन पर जिस प्रकार क्राइम ब्रांच की टीम ने छावनी बनाकर एक एक जगह पर सर्चिंग अभियान चलाया। जो भी संदिग्ध दिख रहा था उसकी तलाशी ली जा रही थी, उसके दस्तावेज चेक किए जा रहे थे, और उसके बाद सीधे उन्होंने कूच की देवास गेट बस स्टैंड। देवास गेट बस स्टैंड पे भी जितनी भी बसें थी आसपास में जाने वाली, उनको भी रुकवाया, उनमें चेकिंग की गई, और उसके बाद सीधे पहुंचे केंद्रीय भेरूगढ़ जेल, क्योंकि वहाँ पे भी कई प्रकार के हिस्ट्री शीटर बदमाश रहते। ऐसा ना हो कि कोई छोटा मोटा अपराध करके सीधे जेल की शरण में पहुंच गया हो, जेल में बंद हो गया हो। वहाँ पर भी उसको खंगालने की कोशिश की गई, लेकिन क्राइम ब्रांच के हाथ वहाँ पर भी कुछ नहीं लगा। उसके बाद लगातार फिर उन्होंने होटल और लॉज की तरफ कूच किया। लॉज और होटल में भी कहीं ना कहीं सर्चिंग अभियान चलाया गया, लेकिन वहाँ पर भी हाथ नहीं लगा। और अभी भी क्राइम ब्रांच की टीम जो है रात को 3-3 बजे तक छापेमार कार्रवाई, कल हमने भी रात को 3 बजे तक रिपोर्टिंग की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हाथ में कुछ भी सुराग नहीं लगा है। नजर बनाए रखिएगा संतोष, नजर बनाए रखिएगा। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा फौरन विस्तार न्यूज के दर्शकों को बताइएगा। अमर, जब आप आज ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और ये सूत्र तलाश रहे थे, तो ये जो उज्जैन का कनेक्शन है और ये जो अंडरवर्ल्ड की एंट्री हुई है, इसके तार कहां से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं और आपके इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला है? अमर, देखिए ज्ञानन जी, मैं आपको बता दूं कि उज्जैन कनेक्शन क्या है ये हमारे सहयोगी संतोष जी ने समझा दिया है, लेकिन मैं अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन समझाने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंडरवर्ल्ड और पूर्वांचल, एक जो आरोपी जो मरा है, एक जो आरोपी जो पकड़ा गया है, वो उत्तर प्रदेश से भी उसका कनेक्शन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंडरवर्ल्ड और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का कनेक्शन 90 के दशक से रहा है। फरारी काटनी हो, हथियार उपलब्ध कराना हो, इन सब के लिए एक दूसरे की मदद करते रहे हैं। ब्रजेश सिंह से लेकर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये लंबी लिस्ट रही है। लेकिन अब क्योंकि दाऊद बूढ़ा हो चुका है और उसके पास एक इकलौता स्रोत मुंबई नहीं बचा, मुंबई का प्लॉट खाली है। पूर्वांचल के माफिया यहाँ यूपी में योगी आदित्यनाथ ने खत्म कर दिए हैं और मुंबई का प्लॉट जो है वो खाली है। तो इसलिए ये धमक के साथ जो एंट्री की है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने, बाबा सिद्दीकी की हत्या, उसके बाद सलमान खान का पोस्ट में नाम आना, लेकिन इन सब के बीच एक शब्द है धमक। और जिस धमक के साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एंट्री की है, उसने पूरे देश ही नहीं दुनिया में ये नाम हिला दिया, क्योंकि बाबा सिद्दीकी Y+ सिक्योरिटी के साथ चलते थे, पूरे बॉलीवुड में उनका कनेक्शन था। इसके अलावा सरकार में एनसीपी के नेता थे। इस सब के बावजूद जितनी आसानी से उन्हें गोली मारी गई, उसकी धमक ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को और बड़ा बना दिया है। और ये अंडरवर्ल्ड, और आपको याद होगा कि एक बार दाऊद ने भी धमकी दी थी लॉरेंस बिश्नोई को। लॉरेंस बिश्नोई हमेशा कहते रहते हैं कि जो दाऊद की मदद करेगा हम उसके ऊपर हम हमला करेंगे। और यही कारण है कि बाबा सिद्दीकी की भी हत्या की गई और सलमान खान का नाम बीच में आ रहा है। वो तो पुराना कनेक्शन है, लेकिन मालूम है कि मुंबई में कैसे कोई भी हो, अमर, हत्यारा कोई भी हो, हत्या तो अपराध ही है। और कुछ संतोष आप कहना चाहते हैं? संतोष आप कहिए, फिर अगली खबर की ओर जाऊंगा। संतोष। बिल्कुल ज्ञानन, एक चीज़ जरूर बताना चाहिए कि महाकाल से कनेक्शन हो सकता है कि क्योंकि जिस प्रकार यूपी का जो मास्टरमाइंड हिस्ट्री शीटर बदमाश था, जिसमें पुलिस के कई हत्याओं को अंजाम देने वाले विकास दुबे था, वो भी महाकाल के दर्शन करने आया था और महाकाल से ही पुलिस के हत्थे चढ़ा था। इसीलिए पूरी जो पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा हैं, आईजी संतोष कुमार सिंह, उनकी भी पैनी निगाह बनी हुई है। अगर इनपुट आया है तो किसी प्रकार की कोई भूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है, महाकाल की नगरी है, धार्मिक नगरी। इसीलिए पूरी तरह पुलिस प्रशासन भी इस पर पैनी निगाह बना हुआ। और मुंबई क्राइम ब्रांच को जैसे जैसे इनपुट मिल रहा है, लगातार उनके टच में उनको सपोर्ट भी किया जा रहा है। जी ज्ञानन। चलिए अमर, आपका भी बहुत शुक्रिया और संतोष कृष्णानी आपका भी बहुत शुक्रिया। जैसे ही उज्जैन से कोई अपडेट आएगा, संतोष की नजरों से हम सबसे पहले आपको बताएंगे और दिखाएंगे। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। और अगली खबर कौन सी है? क्या बटेंगे तो कटेंगे से हिंदू एकजुट होगा? और 3 बड़े चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। मोहन भागवत दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं और योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर देश में जाति, हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता के नारे लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा बटेंगे तो कटेंगे। फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी की बात को ही दोहराते हुए मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी कह दिया कि हिंदुओं को जागना होगा, अगर बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी हिंदुओं को एकजुट रहने का संदेश दिया और दशहरे पर
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी बांग्लादेश की बात करते हुए हिंदुओं को एक रहने का संदेश दिया। और अब बाबा बागेश्वर ने भी सरकार से मांग कर दी है कि भारत में दो ही जाति हो, अमीर की और गरीब की। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए कि हम यह खबर क्यों दिखा रहे हैं। इसके बाद खबर पर आगे विस्तार से बात करेंगे। दिखाइए रिपोर्ट। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हिंदुओं को जागृत होना होगा, हिंदुओं को संगठित होना होगा। बहुत जरूरी है कि हम इस सनातन धर्म के साथ चलें। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए, हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। हिंदू म्हणून घेण्याची लाज वाटायला लागली है। सरकार को दो जातियां बनानी चाहिए। अगर जाति बनाने का शौक है सरकार को, दो जातियां बना दी जाए, एक अमीर की, एक गरीब की। बांग्लादेश में हमारे खिलाफ अन्याय अत्याचार हो रहा है, वह राम का मंदिर टूट रहा है, हम चुप रहे ये भी ठीक नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, जाति में मत बटना। जाति में बटोगे तो फिर काटे जाओगे, इकट्ठा रहोगे तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहोगे। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अचानक से हिंदू एकजुटता की बात कहां से शुरू हो गई और कैसे बटोगे तो कटोगे को लेकर सभी बड़े लोग बयान देने लगे। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक, भागवत से लेकर बाबा बागेश्वर तक, सब भारत को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं की एकजुटता पर जोर दे रहे हैं। हरियाणा चुनाव से पहले सीएम योगी ने हिंदुओं की एकजुटता को लेकर बयान दिया। हरियाणा में बीजेपी को बम्पर जीत मिली और अब महाराष्ट्र में भी चुनाव है। महाराष्ट्र में भी हिंदू वोटर्स को एकजुट करने के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का 400 पार का सपना था, लेकिन 240 पर सिमट गई। माना गया कि इस चुनाव में हिंदू वोटर्स ने भी साथ नहीं दिया। यही वजह है कि बीजेपी हिंदू वोटर्स को फिर से एकजुट करने में जुट गई है। और विस्तार से जानना चाहते हैं, देख लीजिए। महाराष्ट्र में कुछ महीनों में ही चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में हिंदू आबादी 79% है, जबकि मुस्लिम आबादी 11% है और अन्य 10%। आपको पूरा गुणागणित समझा दे रहा हूं ग्राफिक्स के जरिए। यही वजह है कि महाराष्ट्र में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी हिंदुओं को एकजुट रहने का संदेश दे दिया। दशहरे से एक हफ्ते पहले भी मोहन भागवत ने हिंदुओं को एकता का संदेश दिया था, जिस पर राजनीति क्लेश मच गया। राजनेता उस पर आपस में बहस करने लगे। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री और मोहन भागवत दोनों पर निशाना साधा। मोहन भागवत का बयान और फिर ओवैसी का पलटवार दोनों सुन लीजिए। हिंदू समाज को एक आदत है, वो ठेका दे देता है, भगवान बचाओ। अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। वो पांडव जब अपने शस्त्र निकालकर रथ में बैठे युद्ध के लिए, तब भगवान ने उनका सारथ्य किया। भगवान का तो सामर्थ्य था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते तो सब दुष्ट लोग मर जाते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों? भगवान ऐसे कभी करता नहीं। काम तो उसकी दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया है उन्हीं को करना पड़ता है। एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन कब्जा करके बैठा हुआ है डेमसाक में। मोहन भागवत, आप भी चीन से डरते हैं क्या? चीन से खतरा है मगर मोहन भागवत नो।
इस एकता वाले संदेश के पीछे सबसे बड़ी वजह है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा। बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हिंदुओं को पूजा करने में लगातार दिक्कतें आ रही हैं। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के मौके पर कई घटनाएं देखने को मिली हैं। ढाका में शुक्रवार को दुर्गा पूजा पंडाल पर पेट्रोल बम फेंका गया। घटना में एक शख्स घायल हुआ। हिंसा के 35 मामले सामने आए। इस मामले में 17 लोग गिरफ्तार भी हुए। बताइए, पूजा भी नहीं करने दे रहे। हिंदू पूजा कर रहे हैं, बांग्लादेश में तो पेट्रोल बम फेंक दिया जा रहा है। बस इसीलिए मोहन भागवत कह रहे हैं, हिंदू एकजुट रहो। योगी कह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। अब हिंदुओं को एकजुट करने वाले संदेश पर विस्तार न्यूज ने जनता से भी बात की है। जनता जनार्दन है, जनता क्या सोचती है ये भी आपको विस्तार से सुनाना जरूरी है। सुन लीजिए जनता क्या कह रही है। बिल्कुल अच्छा बयान दिया और ऐसे चलते रहना चाहिए, क्योंकि हिंदू जो है हिंदू ही रहेगा। हिंदू को अगर बांटा जाएगा तो दूसरे लोग उसका फायदा उठाएंगे। हिंदू संगठित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा, और जो जातिगत में बिखरा हुआ हिंदू समाज है उसको एकत्रित होना चाहिए। हिंदू आवश्यक रूप से इकट्ठे हों तभी देश आगे बढ़ेगा। हिंदुओं को तो एक होना ही चाहिए। अपन को धर्म नहीं बांटना है, एकजुटता बताना है। हमारे ईश्वर जी हैं, हमारे ईश्वर जी नहीं, ईश्वर एक है। सबको एकजुटता होना चाहिए और एम्पावर होना चाहिए। जितने लोग अगर इकट्ठा होंगे उतना पावरफुल रहेंगे और उतना ही ज़्यादा रहेंगे, और हम सब हिंदू सुरक्षित रहेंगे। जैसे भाई जब से मोदी जी आए हैं तो हम एक संगठन में हैं। जी, मैं इनके बयान से सहमत हूँ और हिंदू को एकजुट ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारा राष्ट्र ही हिंदू प्रभुत्व राष्ट्र है। दिल्ली संगठन रहेगा तो आप मजबूती का साथ मिलेगा हम लोगों का। हाँ, सही बात है, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। पूजा में विवाद सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं हुआ है, हमारे देश में भी हुआ। हिंसा की आग भारत में भी भड़की है। इसलिए चलिए अगली खबर बता देता हूं कि कहां भड़की है। जल रहा है बहराइच। उत्तर प्रदेश का बहराइच जल रहा है। 2 गुटों में विवाद हुआ और बहराइच जल उठा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई। हिंसा के दौरान गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई। शख्स की मौत के बाद पूरे इलाके में हिंसा भड़क गई। लोग आगजनी करने लगे। बेकाबू भीड़ ने कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। हिंसा के बाद प्रदेश के बड़े अधिकारी खुद मौके पर पहुंच गए। कल हरदी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों में विवाद हो गया और हिंसा भड़क गई। पथराव आगजनी के साथ 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। गोली लगने से 22 साल के राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई, जिसके बाद भीड़ आक्रोशित हो गई। एक इलाके में हुई हिंसा की आग देखते ही देखते कई इलाकों तक फैल गई। बढ़ती हिंसा को देखते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद ग्राउंड पर उतर गए, मोर्चा संभाल लिया। ये वीडियो देखिए। हाथ में पिस्तौल और उपद्रवियों को खदेड़ते अमिताभ यश की ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है। बहराइच में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पूरा इलाका छावनी बन गया है। रिपोर्ट देखिए क्या हो रहा है बहराइच में। अभी कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल में है, सभी कंट्रोल में है। जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। दो दिनों से बहराइच में बवाल जारी है। कल विसर्जन के दौरान हिंसा भड़की, आज आगजनी हुई। अभी भी हालत तनावपूर्ण है। सरकार ने 6 जिलों से पीएसी को बहराइच भेजा है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। लेकिन इस हिंसा में सबसे ज्यादा सवाल पुलिस प्रशासन पर उठ रहा है। पुलिस प्रशासन पर उठ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस रूट पर विसर्जन जुलूस निकाला गया वहां सुरक्षा में चूक कैसे हुई। अगर डीजे को लेकर विवाद शुरू हुआ तो पुलिस ने समय रहते क्यों नहीं निपटाया, और अगर पथराव शुरू हो गया
तो पुलिस भगदड़ क्यों नहीं रोक पाई? राम गोपाल मिश्रा की हत्या और हत्या के बाद हुई हिंसा को रोकने में भी पुलिस नाकाम रही। अब यही सवाल विपक्ष भी उठाने लगा है। बहराइच में हुई हिंसा पर जमकर राजनीति होने लगी है। ये रिपोर्ट देख लीजिए कौन क्या कह रहा है, दिखाइए। बीजेपी जानबूझ करके घटना होने देती है और बीजेपी की कोशिश रहती है कि नफरत फैले। अपने परिवार को जिला खिला रहा था, पुलिस लेकर उसको हत्या की है। पुलिस के ऊपर 302 की कार्रवाई होनी चाहिए और जेल भेजना चाहिए। देखिए, कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। ये सारी बातें हो रही है, प्रशासन के सामने हो रही है, उसको रोकने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया। जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह के लोगों पे सरकार बहुत संवेदनशील है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और चुनाव से पहले ये मजहबी तनाव कितना असर डालेगा, ये जानने के लिए हमें कहां चलना पड़ेगा? सीधे उत्तर प्रदेश चलना पड़ेगा, जहां मेरे सहयोगी आदर्श हैं। आदर्श, ये जो बहराइच की हिंसा है, ये तो बहुत ज्यादा भड़क गई है और 2 दिन बीत गए हैं, अभी भी मामला तनावपूर्ण बना हुआ है। ऐसा क्यों और कब तक नियंत्रण में पूरा माहौल आ जाएगा? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वो तो बर्दाश्त करते नहीं हैं ऐसी चीजों को। आदर्श। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, जो हमारी बातचीत हुई है स्थानीय अधिकारियों से, साथ ही साथ जो पुलिस मुख्यालय में बातचीत हुई है, उसके मुताबिक की स्थिति लगभग नियंत्रण में है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मसले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ना सिर्फ डीजीपी से बल्कि स्थानीय स्तर पर डीआईजी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और साथ ही साथ जो वहाँ के कप्तान डीएम हैं, उनसे लगातार पल पल के अपडेट ले रहे हैं। एक बाकायदा अधिकारी नियुक्त किया गया है जो पूरी जानकारी इकट्ठा करके मुख्यमंत्री को हर आधे से 1 घंटे में अपडेट करता है। इसके साथ अगर हम वहाँ की बात करें तो निश्चित तौर पर जो बातचीत के आधार पर जानकारी निकल कर आई है, उसमें यह है कि स्थिति लगभग नियंत्रण में है और 2 से 4 घंटों में स्थिति और भी ज़्यादा नियंत्रण में आ जाएगी। जिसके ऊपर ये पूरी हत्या का आरोप था, उनके परिवार के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ 32 से ज़्यादा लोगों को नामजद मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया है। माना यह भी जा रहा है कि आसपास के जिलों के फोर्सेस के साथ में ज़रूरत पड़ी तो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बुलाई जाएंगी। हालांकि अभी जो बातचीत है उसके आधार पर स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इसको लेकर ना सिर्फ अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं बल्कि और भी विपक्षी लोगों ने सवाल उठाए हैं और ये भी कहा है कि सिर्फ वहां पर चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, बात नहीं बनेगी, बल्कि बड़े स्तर के अधिकारियों को भी इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो जो पूरा रूट प्लान था उसमें बड़े अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए था, उन लोगों को उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी। और आखिर ऐसा हादसा क्यों हुआ, जबकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन पहले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी और रेंज के तमाम अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई? सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये बहराइच जो जिला है वो गोरखपुर रेंज में आता है, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद के रेंज में आता है और ऐसे में वहां पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बिल्कुल इस पूरी जानकारी के लिए और विस्तार से इतनी जानकारी देने के लिए आदर्श आपका बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा विस्तार न्यूज के दर्शकों को आपके जरिए सबसे पहले दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है, अब मध्य प्रदेश आते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव, मीटिंग खत्म, रणनीति पूरी। और देखिए, मोहन यादव, बीडी शर्मा और रामनिवास रावत, 3 चेहरे के इर्द गिर्द इस खबर को दिखाऊंगा, पूरी खबर जान लीजिए। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव है, तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में पार्टियां अब तैयारियों में जुट गई हैं। क्या तैयारी हुई है, किस पार्टी ने तैयारी शुरू की है? बीजेपी दोनों सीटों पर उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने में जुट गई है। 1 सीट पर नाम लगभग तय माना जा रहा है। अपडेट आप इन 4 तस्वीरों में समझ लीजिए। बीजेपी दफ्तर में आज मीटिंग हुई जिसमें रामनिवास रावत का नाम विजयपुर सीट पर फाइनल हो गया। वहीं बुधनी सीट पर अभी भी 3 लोगों की दावेदारी है। 3 दावेदारों का नाम आने के बाद भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने साफ कर दिया है कि फाइनल नाम आज ही दिल्ली भेजे जाएंगे। सुन लीजिए। और हमारी बुधनी विधानसभा के 2 आगामी समय में उपचुनाव हैं। उन उपचुनावों के बारे में जो चर्चा करने की आवश्यकता थी
उन पर पूरी चुनाव समिति ने आज चर्चा की है और चुनाव समिति के माध्यम से जो आवश्यक सुझाव आए हैं उन सुझावों के आधार पर पैनल बना करके केंद्रीय नेतृत्व को हम आज उसको भेज देंगे। इसलिए हमारी चुनाव समिति के सभी सम्मानित सदस्यों ने मिलकर के इस पर चर्चा की है। मध्य प्रदेश की जिन 2 सीटों पर चुनाव होने हैं वो भी समझ लीजिए, विस्तार से आपको सब कुछ बता देता हूं। सबसे पहले बात विजयपुर सीट की करते हैं। विजयपुर सीट से रामनिवास रावत कांग्रेस के सिंबल पर विधायक थे, लेकिन रावत साहब का मन बदल गया और वो बीजेपी में शामिल हो गए और विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद विजयपुर सीट खाली हो गई। दूसरी सीट है बुधनी। बुधनी सीट सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ माना जाता है और जब शिवराज सिंह चौहान विदिशा से सांसद बने तो बुधनी सीट भी खाली हो गई, जिसके बाद अब इन 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात आज बीजेपी दफ्तर में उपचुनाव को लेकर हुए मंथन की कर लेते हैं। क्या हुआ, क्या निकला? आज मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े नेताओं ने 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर पूरी रणनीति बनाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को इस बैठक में शामिल हुए। उम्मीदवारों के नाम पर खूब चर्चा हुई। आखिर किन 2 प्रत्याशियों को इन सीट पर दावेदार बनाया जाए? बैठक के बाद लगभग एक नाम तो फाइनल हो गया और वो नाम था रामनिवास रावत का, लेकिन बुधनी सीट पर अभी पेच फंसा हुआ है और बुधनी सीट पर कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। कौन कौन से नाम हैं ये भी समझ लीजिए। चलिए समझा देता हूँ। सबसे पहले नाम है पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव का। रमाकांत भार्गव का टिकट काटकर ही विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिला था और अब सूत्र तो यही कह रहे हैं कि पार्टी रमाकांत भार्गव को रिटर्न गिफ्ट दे सकती है। इसके बाद दूसरा नाम रघुनाथ सिंह भाटी का है, वहीं तीसरा नाम रवि मालविया का है। अब ये 3 नाम तो पैनल के पास आए हैं, लेकिन एक और नाम जो अफवाहों के बाजार में सबसे ऊपर चल रहा है वो कौन सा जानते हैं? और वो नाम है शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का। सूत्र बता रहे हैं कि 4 दिन पहले बुधनी विधानसभा क्षेत्र के मंडल अध्यक्षों ने पार्टी आलाकमान को एक लेटर लिखा और मांग की कि भाई ये शिवराज सिंह की सीट है, इस पर उनके बेटे कार्तिकेय चौहान को ही लड़ाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बुधनी वाले चाहते हैं कि शिवराज की सीट है तो उनके बेटे की पहली दावेदारी बनती है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने फैसला पार्टी पर छोड़ रखा है। अब देखना है कि पैनल में जो नाम आए हैं उन्हीं में से किसी को टिकट मिलेगा या फिर कार्तिकेय चौहान की भी कहीं से एंट्री कराई जाएगी। इस खबर पर मुझे लगता है कि कुछ अंदर की भी खबर है। श्याम जी, अंदर की खबर आप ही बता दीजिए, जो हम विश्लेषण कर रहे थे अभी तक, जो बता रहे थे विस्तार से, इसके पीछे की भी जो कहानी है वो बता दीजिए श्याम जी। देखिए ज्ञानेंद्र, इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि सियासत जो चल रही है उपचुनाव को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं ये निकल के आ रहा है कि शिवराज जी अंदर खाने से तो चाहते हैं कि उनके बेटे को जो है उनकी सीट पर जो है लड़ाया जाए, लेकिन खुद पब्लिक डोमेन में आकर कोई बयान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से ही दिल्ली जो पैनल नाम गए हैं और अब ये दिल्ली को तय करना है कि रमाकांत भार्गव को दिया जाए या जो है किसको दिया जाए। भार्गव इसलिए स्वाभाविक जो है उम्मीदवारी रखते हैं कि उन्होंने एक समर्पण दिखाया था और उस समय पार्टी की बात मानी थी, इसलिए अब स्वाभाविक रूप से वही उम्मीदवार हैं। लेकिन जो मंडल अध्यक्ष वाला फार्मूला लागू किया गया, देखिए राजनीति में बहुत कुछ अंदर खाने चलता रहता है। ये पत्र उन्होंने लिखे या लिखवाए गए, ये भी एक विवेचना की बात है, इस पर भी विश्लेषण करना चाहिए। मंडल अध्यक्षों के पत्र गए, यानी जो है कहीं ना कहीं लोकप्रियता शिवराज के बेटे की ये दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन आला कमान को ये तय करना है कि एक नाम तो तय है रामनिवास रावत का। अब बुधनी के लिए क्या स्थिति बनती है और बुधनी में जीतने वाला उम्मीदवार ही चाहिए, जीतने वाला उम्मीदवार चाहिए। और शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया कि अगर मन में इच्छा भी है तो शिवराज सिंह चौहान पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, ऐसे में वो अपने हक की बात भी नहीं करेंगे और यही कहेंगे कि पार्टी आला कमान तय करे। अनुशासन ये कहता भी है। श्याम जी, बहुत शुक्रिया आपका ये अंदर की बात बताने के लिए, बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे पता है आपको कौन सी खबर है? छत्तीसगढ़ को जला देने वाली खबर है। मर्डर, हिंसा, आगजनी। सूरज में आज सब कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है। एक मासूम बच्ची और उसकी मां को गला रेत कर मार डाला गया। डबल मर्डर के साथ पुलिस पर भी हमला हुआ है। इस घटना के बाद पूरा इलाका जल रहा है, आगजनी हुई है। यह वारदात पुलिस परिवार के साथ हुई है। मतलब आप समझ रहे हैं, आगे पूरी कहानी में आप सब कुछ समझ जाएंगे। यानी जिसकी बच्ची और पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, वो खुद एक पुलिस वाला है,
इस घटना के बाद से लोगों में काफी गुस्सा है, आक्रोशित है। एक आरोपी ने दोनों घटनाओं को एक ही जगह अंजाम दिया। तस्वीरें देखिए। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले का है। पहले 2 पुलिस वालों पर गर्म तेल फेंका गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी बुरी तरह से झुलस गया। इसके बाद 10 घंटे के अंदर ही दूसरी घटना को अंजाम दिया। यह घटना पहली घटना से भी ज्यादा भयानक, दर्दनाक है। यहाँ हेड कांस्टेबल की पत्नी और उसकी 11 साल की बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बेटी और पत्नी को खोने के बाद पुलिसकर्मी सदमे में है। और जानते हैं, इन दोनों घटनाओं को अंजाम देने वाला एक ही आरोपी है। आगे पूरी बात बताऊंगा, लेकिन पहले ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाऊंगा। देखिए। जो आरोपी है उसने गरम तेल को, यहाँ पर आसपास में पुलिस के जवान थे, घूम रहे थे, उनके ऊपर सीधे कढ़ाई को लिया और उनके ऊपर फेंक दिया। गरम तेल वहां से उठाया गया तो इतना गरम तेल खौल रहा था कि देखिए पूरा छेद हो गया। इसमें देख रहे होंगे ये प्लास्टिक का लगा हुआ है, लेकिन ये पूरा फट चुका है। इसी मकान के अंदर रात में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। शेख तालिब की पत्नी और उनकी बेटी को हत्यारे ने मार डाला। और देखिए सीढ़ी देखेंगे आप, इस सीढ़ी जो देखेंगे, इसी सीढ़ी से दोनों के लाश को हत्यारे ने उतारा, घसीट कर उतारा। और ये देखिएगा, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगी, देखिए खून के जो निशान हैं यहाँ पे, देखिए ये पूरे खून के निशान यहाँ पे देखेंगे कि कितना सारा खून यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये डेड बॉडी पड़ी हुई है और ये पुलिस का जमावड़ा भी मौजूद है। जानने का प्रयास कर रहे हैं किस तरह से घटना घटी है, और सुबह जानकारी मिला कि ऐसा कृत हो गया है। ये उसका गोदाम है और घर है, किस तरीके से अभी भी धुआं उठ रहा है। पुलिस के जो जवान हैं वो अभी भी यहाँ पर तैनात हैं कि कोई अनहोनी न हो जाए। छत्तीसगढ़ में ये क्या हो रहा है? शांत प्रदेश है। आरोपी इतना बेखौफ है कि उसने सीधे पुलिस वालों को ही निशाना बनाया है और इस तरह की खौफनाक घटना को अंजाम दिया है। पहले बात कर लेते हैं डबल मर्डर की। सूरजपुर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बच्चे घर पर थे। इस दौरान हेड कांस्टेबल तालिब शेख थाने में ड्यूटी कर रहे थे। तभी आरोपी अपने साथियों के साथ हेड कांस्टेबल के घर पहुंचा और हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी। फिर दोनों की लाश को घर से 4 किलोमीटर दूर ले जाकर खेत में फेंक दिया। इतना ही नहीं, इस घटना से 10 घंटे पहले आरोपी ने एक और घटना को अंजाम दिया था। पूरी कहानी बता रहा हूं आपको सूरजपुर कांड की। आरोपी कुलदीप साहू ने रात में 2 पुलिस वालों पर हमला किया। कुलदीप ने खौलते हुए तेल को 2 पुलिस वालों के ऊपर फेंक दिया था। हद है। जब यह किया था तभी क्यों नहीं पकड़ लिया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी बुरी तरह झुलस भी गया था। जानकारी के मुताबिक पुलिसकर्मी घनश्याम एक होटल के सामने खड़े थे। इसी दौरान कुलदीप साहू वहां पहुंचा और कांस्टेबल घनश्याम से विवाद करने लगा। कांस्टेबल के विरोध करने पर आरोपी ने बिना डरे इस तरह की घटना की और फिर पुलिस वालों पर कार चढ़ाने की कोशिश भी की। इन दोनों घटनाओं को अंजाम देने वाला आरोपी कौन है और उसने ऐसा क्यों किया, सब कुछ आप ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। चलिए समझा देता हूं। आरोपी कुलदीप साहू एक आदतन अपराधी है। इस पर कई मामले दर्ज हैं और ये जेल भी जा चुका है। इसे जिला बदर भी किया गया था, लेकिन फिर भी ये जिले में ही रहता था। आरोपी कुलदीप साहू का पिता अवैध कबाड़ का बड़ा व्यापारी है। दरअसल कुछ दिन पहले ही पुलिस ने इस गैंगस्टर के भाई संदीप साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिससे कुलदीप साहू काफी गुस्से में था। जिसके बाद आरोपी ने इन घटनाओं को अंजाम दिया। इन दोनों घटनाओं के जरिए उसने पुलिस वालों से बदला लेने की कोशिश की है। इस पूरे घटनाक्रम पर सरगुजा आईजी अंकित गर्ग क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। पुलिस द्वारा का किसी भी कबाड़ी को कोई संरक्षण नहीं है। पुलिस द्वारा लगातार उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा ही उसको जिला बदर कराया गया था। उल्लंघन की कार्रवाई होने पर पुलिस द्वारा ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिसके पश्चात वो उसका उल्लंघन कर पुनः यहाँ पे आया, पुलिस पर हमला कर फरार हुआ है और ये घटनाक्रम को ऐसा लगता है कि उसने अंजाम दिया है। पुलिस इसमें अपना जो काम है उसको पकड़ने का और उसके पश्चात उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का वो काम पूरी दक्षता से और पूरी मुस्तैदी से करेगी। आईजी साहब, ऐसा करने वाले को जल्दी से पकड़िए और ऐसा सबक सिखाइए कि यह घिनौना अपराधी अपने किए पर जीवन भर पछताए।
चिंता की बात यह है कि पुलिस परिवार पर हमला करने के बाद अपराधी अभी भी पुलिस के शिकंजे से बाहर है। इस अपराधी की वजह से पूरे सूरजपुर का माहौल खराब है। इस घटना से लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने गुस्से में आकर आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया, जो नहीं करना चाहिए। कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। साथ ही आक्रोशित भीड़ ने कुलदीप साहू के घर और गोदाम के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी आग लगा दी। आग से ट्रक, पिकअप और कबाड़ गोदाम जल उठा। मौके पर पहुंचे एसडीएम जगन्नाथ वर्मा को भी उग्र भीड़ ने दौड़ा लिया। किसी तरह मौके से भागकर एसडीएम ने खुद को सुरक्षित किया। साथ ही लोगों ने सूरजपुर थाने का घेराव करते हुए शहर बंद कर दिया। इस स्थिति को देखते हुए शहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में घटना बड़ी है, इसलिए अब राजनीति भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक्स पर पोस्ट करके सरकार पर निशाना साधा है और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा किया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने पलटवार करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने कांग्रेस की छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के पास को पोस्ट करते हुए कहा कि दीपक बैज जी इन्हीं गुंडे हत्यारों के साथ न्याय यात्रा निकाल रहे थे क्या? इन सब के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार से जनता का भरोसा उठ चुका है और अपराधियों को सरकार का संरक्षण। जिसके बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस नेताओं के साथ आरोपी की फोटो को दिखाया और कहा कि आरोपी के साथ की ये फोटो किसकी है। साथ ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस राजनीति करने की जगह अपने गिरेबान में झांक कर देखे। सुन लीजिए। जिस तरह से आज सूरजपुर में हृदय विदारक घटना हुई, हवलदार या पुलिस विभाग के परिवार के ऊपर मां और बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी जाती है और आक्रोशित भीड़ और जनता ने गुस्से में उस अपराधी का घर को जला दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की चीज नहीं है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अन्य विषयों पर नेताओं के साथ जुड़े हुए फोटो ऐसे पोस्ट किए थे, अभी भी फोटो आ रहे हैं। ये कौन से हैं, किसके साथ उसकी फोटो है, सब आ रहा है। कांग्रेस के उसकी गाड़ी में NSUI लिखा भागा हुआ है। परंतु जिस तरह की गलत राजनीति कर रहे हैं भूपेश बघेल जी, उसके लिए मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि अब उनको अपने गिरेबान पर खुद इस विषय को झांक कर देख लेना चाहिए। हर एक विषय पर आप राजनीति करना चाहें, हर एक मौत पर राजनीति करना चाहें, तो ये बात है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व सीएम भूपेश बघेल बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब आरोपी कुलदीप साहू के पॉलिटिकल कनेक्शन की बात होगी तो आप हैरान हो जाएंगे। कुलदीप के सोशल मीडिया अकाउंट पर जिला महासचिव NSUI लिखा है। इसके अलावा कांग्रेस के कई नेताओं के साथ उसकी तस्वीर भी है। घटना से पहले तक कुलदीप जिस गाड़ी से चलता था, उस गाड़ी पर बड़े बड़े अक्षरों में जिला अध्यक्ष NSUI सूरजपुर लिखा हुआ है। ये सभी चीजें कांग्रेस के साथ आरोपी कुलदीप साहू के संबंधों की ओर इशारा करती हैं, बल्कि दिखाती हैं, दर्शाती हैं, सिद्ध करती हैं। और आज इस पूरी घटना के बाद NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा है कि कुलदीप NSUI का पदाधिकारी नहीं है। इन सब के अलावा रविवार की रात जब पुलिस और आरोपी कुलदीप का आमना सामना हुआ तो कुलदीप इसी गाड़ी में था। पुलिस ने कुलदीप की गाड़ी का पीछा किया और इस दौरान फायरिंग भी की गई, लेकिन उस समय कुलदीप भागने में कामयाब रहा और गाड़ी को जंगल में छोड़कर भाग गया। बाद में इस गाड़ी को लाटोरी थाना लाया गया। इसीलिए कह रहा हूं कि यह समय राजनीति का नहीं है। यह घटना बहुत आहत करने वाली है, दुखी करने वाली है। अपनी ड्यूटी निभाने को लेकर 2 पुलिस वाले प्रभावित हुए। एक पुलिसकर्मी का अस्पताल में इलाज हो रहा है और एक पुलिसकर्मी ने अपना परिवार खो दिया है। क्या बीत रहा होगा उस हेड कांस्टेबल पर, जिसने अपनी छोटी बच्ची को खो दिया। इसलिए कह रहा हूं कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि फिर कोई पुलिस वाला किसी अपने को ना खोए। किसी के साथ इस तरह से घटना को अंजाम देने से पहले अपराधी 100 बार सोचे। चलिए, मुझे 2 लोगों से बात करना पड़ेगा। एक तरफ ग्राउंड पर लगातार सुबह से मेहनत कर रहे हैं दिलीप जायसवाल, उनसे बातचीत करना पड़ेगा। और दूसरे तरफ चूंकि इस पे बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, राजनीति चरम पर है, इसलिए मुझे मृगेंद्र पांडे से बात करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं दिलीप जायसवाल के पास जाना चाहता हूं। दिलीप, इस वक्त आप कहां खड़े हैं, क्या अपडेट है? सूरजपुर हिंसा से जुड़ा जो भी अपडेट हो, सब कुछ विस्तार न्यूज के दर्शकों को बता दीजिए। ये लाइव अभी वहीं से ग्राउंड से दिलीप जायसवाल बता रहे हैं। दिलीप, बताइए। इस वक्त मैं सूरजपुर में मौजूद हूं ज्ञानेंद्र जी, और जो ये वारदात हुई है आज सुबह 10 बजे से लेकर अब तक पूरा सूरजपुर दहला हुआ है, सूरजपुर जल रहा है, ये कह सकता हूं मैं। लोगों के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा है
इतना ज्यादा गुस्सा है कि आज मैं लोगों से जब बात कर रहा था तो लोग कांप रहे थे गुस्से में। मैं थाने के सामने जब आईजी पहुंचे तो आईजी को भी लोग नहीं मान रहे थे। आईजी जब पहुंचे लोगों को कह रहे थे कि आप यहाँ से भाग जाइए। लोग आईजी पर भड़क रहे थे, लोग आईजी को गालियां दे रहे थे। आईजी सुन रहे थे सब कुछ, लेकिन स्थिति कंट्रोल में करना था। पुलिस नरम थी यहाँ पर, क्योंकि उसको किसी तरीके से अशांति यहाँ पे नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए पूरा मामला संभला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आज उठ गया है कि क्या पुलिसकर्मी जो अवैध माफिया है, जो कबाड़ माफिया है, जो अलग अलग तरीके से जो रेत का माफिया है, अलग अलग जो माफिया सक्रिय है, अगर उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करेगी, अगर कार्रवाई करने के लिए भी सोचेगी भी, तो क्या ऐसा होगा? आज हम भी पत्रकारिता करते हैं, कई लोगों को बेनकाब करते हैं, तो क्या ऐसे में जो समाज में जो लोग हैं अगर वो ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर आने वाले दिनों में लोगों सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है दिलीप। लेकिन अभी क्या स्थिति है दिलीप, अभी क्या स्थिति है? दर्शक ये जानना चाहते हैं अभी क्या स्थिति है उस जगह की जहां ये हिंसा हुई है, जहां ये डबल मर्डर हुआ है। अभी की स्थिति बता दीजिए, फिर मृगन जी आपके पास आता हूं, बताइए। देखिए, शाम ढलने के बाद शाम तक लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जगह जगह पर, लेकिन अभी भी पूरी लगभग सूरजपुर जिले में 500 से 700 पुलिस जवानों को अलग से अलग अलग जगह पे तैनात कर दिया गया है। जो आरोपी का घर है, आरोपी का जो गोदाम है और जो थाना है, जो अलग अलग जो सेंसिटिव जगह है, जहाँ चौक चौराहे हैं, पूरी तरीके से हर जगह कम से कम 15-20, 15-25 ऐसे एएसआई, सब इंस्पेक्टर रैंक के, डीएसपी रैंक के अधिकारियों को वहाँ पे तैनात किया गया है, ताकि जो रात में कोई स्थिति ना बिगड़े। क्योंकि लोगों का जो गुस्सा है वो अभी भी दिखाई दे रहा है। लोग जब घटना के बारे में पता चला उसके बाद से शहर बंद था, उम्मीद था कि शाम को दुकानें खुल जाएंगी, लेकिन शाम तक भी दुकानें ठीक है। इधर मृगन जी आप बता दीजिए कि किस तरह से राजनीति हो रही है कवर्धा, बलौदा बाजार और अब सूरजपुर। सही कहा आपने, कवर्धा, बलौदा बाजार और सूरजपुर। बलौदा बाजार मामले में तो कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव जेल में हैं। कवर्धा के लोहारीडीह में भी एक बहुत बड़ा वर्ग जो था वो प्रभावित हुआ और वहाँ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गए। वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम नेता गए, विजय शर्मा भी गए थे वहाँ, क्योंकि उनकी विधानसभा क्षेत्र आता है। इसके साथ ही आज जो घटना हुई है वो ठीक ये तीसरी घटना, बड़ी घटना है, जिससे पूरा छत्तीसगढ़, जिसे शांति का टापू कहा जाता है, वो दहल रहा है। आप समझिए कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं अलग अलग हिस्सों में हो रही हैं, बलौदा बाजार, कवर्धा और आज सूरजपुर में। तो जिस तरीके से माहौल बिगड़ रहा है और उस बिगड़ने के बाद पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्ष से लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है उससे कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, और जब जो आरोपी है, क्योंकि आपने देखा बलौदा बाजार में देवेंद्र यादव गिरफ्तार हैं और आज इस मामले में कांग्रेस का ही नेता निकला है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पोस्ट है, पूरा संगठन महासचिव, जिला महासचिव, जो गाड़ी पकड़ी गई है, गाड़ी में गोली भी लगी है, तमाम चीज़ें हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं आरोपी का सीधा कनेक्शन कांग्रेस से है। तो ये पॉलिटिक्स जो है चल रही है और इस पर लगातार देखना होगा आने वाले दिनों में और क्या होगा निश्चित तौर पर। चलिए, ग्राउंड से बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, पूरा अपडेट बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा दिलीप, कोई भी खबर होगी सबसे पहले आपके जरिए विस्तार न्यूज के दर्शकों को दिखाएंगे। प्रदेश में सियासी हलचल क्या है मृगन जी आप बताते रहिएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है पता है आपको? शहर को डराया था, अब खुद देखिए डरा हुआ है। चेहरा देखिए इसका, शहर में गोली चला के गया था, रायपुर जैसे शहर में गोली चलाकर। रायपुर पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। जो रायपुर के कारोबारी को डरा रहा था, पुलिस से अब खुद डरा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अमन साहू को अब रायपुर पुलिस ने अपने शिकंजे में ले लिया है। रायपुर गोलीकांड के मास्टरमाइंड अमन साहू को कोर्ट में पेश किया गया है। झारखंड में बैठे अमन साहू को क्राइम ब्रांच रायपुर लाने में सफल रही है। पूरी खबर क्या है विस्तार से जान लीजिए, सब कुछ बता देता हूं। यह घटना तकरीबन 3 महीने पहले की है। हमेशा शांत रहने वाले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर गोलीकांड से सहम गई थी। 13 जुलाई को पीआरए ग्रुप के ऑफिस के बाहर दिन दहाड़े गोली चली थी। कारोबारी प्रहलाद राय अग्रवाल से रंगदारी के मामले में शूटरों ने गोलियां चलाई थी। इस मामले में पुलिस ने अलग अलग राज्यों से कुल 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस गोलीकांड के तार झारखंड के साथ हरियाणा और पंजाब तक जोड़े गए थे। मामले के मास्टरमाइंड के रूप में गैंगस्टर अमन साहू का नाम सामने आया था, जिसके बाद से ही अमन साहू रायपुर पुलिस के निशाने पर था। रायपुर को दहलाने वाला अमन साहू अब खुद रायपुर के ही जेल में बंद है। ये रिपोर्ट देखिए।
अमन साहू को लेकर ये सभी गाड़ियां जो है दिखाई दे रही होंगी। गाड़ी से अमन साहू को लाया जा रहा है। 13 जुलाई को 2 राउंड फायरिंग हुई थी पीआरए ग्रुप में। गैंगस्टर अमन साहू की सुनवाई खत्म हो गई है। रिमांड जो है पुलिस को मिल गई है। गैंगस्टर अमन साहू की 5 दिन की रिमांड मिली है। अब यहाँ से जो है पुलिस कस्टडी में जो है अमन साहू को ले लिया गया है। विजिबल रहे, मैं दिखाई देगी क्या पूछताछ हो रही है, इसको देखते हुए कोर्ट में ऐसा होगा। पूरा मामला रंगदारी से जुड़ा हुआ है। आरोपी गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर लाने के लिए पुलिस लंबे समय से प्रयास में जुटी थी। रायपुर पुलिस के अधिकारियों ने पहले 4 बार अमन साहू को छत्तीसगढ़ लाने की मांग की थी, लेकिन अधिकारियों की मांग को नकार दिया गया था। लेकिन 5वीं बार पुलिस को रायपुर प्रोटेक्शन वारंट में गैंगस्टर अमन साहू को लाने में सफलता मिली। गैंगस्टर अमन साहू को 13 अक्टूबर की रात रायपुर लाया गया। झारखंड और रायपुर क्राइम ब्रांच के करीब 40 सुरक्षाकर्मी अमन साहू को लेकर रायपुर पहुंचे। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस की टीम हाईटेक हथियारों से लैस थी। रायपुर पहुंचते ही उसे सीधा गंज के क्राइम ब्रांच थाने ले जाया गया। रात भर थाने में रखने के बाद गैंगस्टर अमन साहू को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने पूछताछ के लिए अमन साहू को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। गैंगस्टर अमन साहू अब 19 अक्टूबर तक रायपुर पुलिस की रिमांड में रहेगा। मामले को लेकर क्या कह रहे हैं पुलिस के अधिकारी, ये भी सुन लीजिए। पुलिस टीम भी और अपनी पुलिस टीम भी आरोपी को लेके आई है। इसमें इससे पूछताछ करने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा 5 दिन का पुलिस रिमांड भी दिया गया है। और बेसिकली ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं एक शूट आउट और एक शूट आउट का प्रयास का मामला था। तो इसमें आरोपी जो है सारे जितने आरोपी थे उसमें बहुत सारी कड़ियाँ जोड़नी थी हम लोग को। उस कड़ियों के सिलसिले में इसमें अभी गिरफ्तार किया गया है और एक बार 5 दिन रिमांड होने के बाद हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। अमन साहू को 19 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे से पहले फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज अमन साहू को 2 मामलों में कोर्ट में पेश किया गया। गोलीकांड के अलावा अमन साहू को गंज थाने के अंतर्गत एक डकैती के मामले में भी पेश किया गया। जिस अमन साहू की छत्तीसगढ़ में इतनी चर्चा हो रही है, आखिर वो कौन है, जानना चाहते हैं? समझ लीजिए। अमन साहू मात्र 17 साल की उम्र में अपराध जगत में सक्रिय हो गया था। उसे पहली बार 2019 में गिरफ्तार किया गया था और फिर इसी साल सितंबर में अमन साहू फरार हो गया। अमन साहू को जुलाई 2022 में पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया। तब से वो लगातार जेल में बंद है। झारखंड के कई जिलों में अमन साहू गैंग का नेटवर्क फैला हुआ है। इस पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बाप रे बाप, 50 से ज्यादा। अमन साहू पर हत्या, रंगदारी, अवैध वसूली जैसे आरोप लगे हुए हैं। इसके गैंग में करीब 145 गुर्गे हैं और इस गैंग के पास 250 से ज्यादा हथियार हैं। 250 से ज्यादा। रायपुर पुलिस अब सारे कड़ियों को जोड़ने में लगी है। राजधानी को दहलाने वाला, यहाँ के कारोबारियों को डराने की कोशिश करने वाला गैंगस्टर अमन साहू रायपुर पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस अब गोलीकांड के साथ अन्य मामलों को लेकर भी पूछताछ करेगी। आगे जो भी अपडेट होगा आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन अभी चलना पड़ेगा मुझे मृगेंद्र पांडे के पास, क्योंकि उनके साथ है नितेश गर्ग। और नितेश गर्ग वो सहयोगी हैं जो रात 1:30 बजे सबसे पहले अमन साहू की तस्वीर विस्तार न्यूज के कैमरे में कैद कर लाए हैं। ये कितनी बड़ी सफलता है मृगेंद्र, और आगे क्या अपडेट है, जरा आप दोनों आपस में बात कर लीजिए, विस्तार के दर्शक समझ जाएंगे। देखिए, बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि जो अमन साहू पूरे छत्तीसगढ़ को दहलाना चाहता था। आपको बताएं कि रोड कॉन्ट्रैक्टर हो, कोयला ट्रांसपोर्टर हो या कारोबारी हो, बड़े कारोबारी, उनको टारगेट बनाकर ये गिरोह काम करना चाह रहा था। तो उनसे रंगदारी वसूलना चाह रहा था, उनसे फिरौती। इसी सिलसिले में तेलीबांधा में गोली चलाई गई और गोली चलाई गई उसका कवरेज भी विस्तार न्यूज ने सबसे ज़्यादा प्रमुखता से किया था। उस समय भी नितेश गर्ग हमारे साथ थे और आज भी है। नितेश, अब क्या होगा इस मामले में और अब तक क्या क्या हुआ है? जी बिल्कुल मृगेंद्र जी, 5 दिन का 19 तारीख तक के लिए रिमांड दे दी गई है गंज थाने को। इसके बाद तेलीबांधा जो पुलिस है उसके पास भी रिमांड दी जाएगी और तेलीबांधा भी प्रोडक्शन वारंट 5 दिन के बाद अपना सामने रखेगी। एसएसपी के मुताबिक तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जाएगी। इन सारी कड़ियों को जोड़कर भयमुक्त छत्तीसगढ़, जिसकी बात ज्ञानेंद्र जी लगातार कर रहे थे, आप कर रहे थे, भयमुक्त छत्तीसगढ़ और शांति के टापू को फिर से स्थापित किया जाए, कोई रंगदार ना हो, इसके लिए जो है लगातार फिर से कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और टाइम हो गया है 8:52, इसलिए अब टाइम नहीं है, एक ही टाइम है बस। 8282824982 ये नंबर व्हाट्सएप करते रहिए। आपकी खबर, आपकी समस्या का समाधान
विस्तार न्यूज़ पूरी ताकत लगाकर करेगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मैं नमस्ते कर रहा हूं।